बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। हाँ जी, आवाज़ ठीक है ना? अच्छा, अब आवाज़ ठीक आ रही है ना आपको? ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग ले लिया। अच्छा जनाब, आज हम बात करेंगे साइकोलिंग्विस्टिक्स के बारे में। साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या होती है और इसके कौन-कौन से पहलू हैं जिन पर आपने बात करनी है। साइकोलिंग्विस्टिक तालीम है जनाब मेंटल एस्पेक्ट्स की, जो कि लैंग्वेज और स्पीच के दौरान आते हैं। इब्तिदाई तौर पर इनका ताल्लुक किसके साथ होता है? इनका ताल्लुक उन तरीकों के साथ होता है जो कि लैंग्वेज ज़ुबान के अंदर पेश किए जाते हैं, और उनके वो लम्हात, वो प्रोसेस, वो मरहले जो हमारे दिमाग में चलते हैं उनके साथ होता है। तो साइको का दो चीज़ों के साथ ताल्लुक हो गया, एक तो ब्रेन, मेंटल, और दूसरा लैंग्वेज, इन दोनों के साथ। ये जो ब्रांच है ना, ये भी एक शाख ही है ना, जैसे एक लिंग्विस्टिक एक ट्री है। ये शाख किसकी तालीम हमें देती है? ये कहती है, कंबाइन कर दिए है मैंने सारे के सारे असूल जो कि साइकोलॉजी के हैं और लिंग्विस्टिक्स के हैं। सो यहाँ पर दो चीजें आपके पास जुड़ गई। अब यहाँ पर वो दो चीजें मिक्स होंगी, जैसे साइको लिंग्विस्टिक, सोशियो लिंग्विस्टिक, बाइलिंगुअलिज्म, दो दो चीजें मिक्स होनी है यहाँ पर। इसने कहा कि मैंने साइको और लिंग्विस्टिक्स को मिक्स कर दिया, और जनाब ये क्या है? इट इज मेनली कंसर्न, इसका सबसे बड़ा ताल्लुक इसके साथ है, उस ताल्लुक के साथ, उस रिश्ते के साथ जो के दरमियान में है इंसानी दिमाग के और लैंग्वेज के। और ये मुआयना किस चीज का करती है? ये उन मराहिल का मुआयना करती है जो कि वाकया होते हैं हमारे दिमाग के अंदर जब हम पेश कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं दोनों चीजों को, रिटन को और स्पोकन डिस्कोर्स को। आप और मैं हम बातें कर रहे हैं और हम रिटन जो है ये डेटा समझ भी रहे हैं, तो हम इस वक्त साइको लिंग्विस्टिक के दौरानिए में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है और हमारा माइंड भी काम कर रहा है, हमारा मेंटल एस्पेक्ट्स भी यूज हो रहा है लैंग्वेज के प्रोड्यूस करने में और इसको परसीव करने में। परसीव यानी समझना, प्रोड्यूस यानी पेश करना। साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या पूछती है आपसे? दो सवालात पूछती है। नंबर वन क्वेश्चन, what knowledge of language is needed for us to use language? कौन सी तालीम की जरूरत है? हमें क्या इल्म हासिल करना चाहिए जुबान का? क्या हमें उसकी किस किस्म की जरूरत है हमारे लिए जब हम इस्तेमाल का जुबान करते हैं? जुबान का इस्तेमाल करने के लिए हमें किस तालीम की जरूरत है? अगर इस सेंस में देखें तो हमें लाजमी वो जुबान आनी चाहिए, उसके अल्फाबेटिक लेटर्स आने चाहिए, उसका फोनेटिक फोनोलॉजी पता होना चाहिए, तभी उसके यूज कर पाएंगे ना। बट वी आर नॉट ऑलवेज फुली अवेयर ऑफ दिस नॉलेज। लेकिन हमेशा से हम जुबान के सारे पहलू नहीं जानते। अब कुरान पे आ जाए, हमें अल्फाबेटिकल लेटर्स आते हैं, हमें उसे रीड करना आता है, लेकिन हम उसका ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं। अब दूसरे प्राइमरली साइकोलॉजी लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन क्या होता है? पहले तो उसने पूछा ना कि नॉलेज आपको आनी चाहिए जुबान की, आपको पता होना चाहिए जुबान का। दूसरा कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, हमारे जो दिमाग के मरकले होते हैं ना, कॉग्निटिव होता है हमारे दिमागी अंदर से मरकला, दिमाग के कुछ हिस्से का शामिल हो जाना, और मामूली इस्तेमाल जुबान का भी हमें आ जाना बाय ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंग्वेज। ये है हमारी अरबिक जुबान के साथ हमें मामूली इस्तेमाल आता है तो हम जनाब से समझते हैं। इवन इंग्लिश को हम समझ पाते हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम इनके वर्ड्स के अंदर जाके इसकी तशरीहात भी कर लेते हैं, लेकिन अरबी के वर्ड्स को हम नहीं कर सकते ऐसे, उसका हमें सिर्फ ऑर्डिनरी यूज आता है। सो दो किस्म के उन्होंने राय दी, एक तो मुकम्मल इल्म और दूसरा मामूली इल्म। इसका मतलब जनाब ये हुआ, हम जानते हैं कि इस किस्म की जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, अंडरस्टैंडिंग देती हैं, हमें समझ देती हैं। किसी भी लेक्चर को समझना, किसी किताब के लिखे हुए तहरीर को समझना, किसी लेटर का लिखा हुआ देखना उसको समझना, और या आपस में गुफ्तगू करते हुए बात को समझ लेना। हमारा दिमाग भी काम करता है कि हमें एक दूसरे की जुबान आती है। अब यहीं बैठेंगे, यहाँ पर आपको मिस्री भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, बंगालियों की भी अपनी जुबान है, अरबी तो है ही है, बंगाली की पता नहीं कौन सी जुबान है, और तले और मलयालम। तो इस किस्म की जब हम कन्वर्सेशन देखते हैं ना तो हमारे ऊपर से गुजर जाती है, क्योंकि हम उसका ऑर्डिनरी इल्म भी नहीं होता। कॉग्निटिव जो प्रोसेस चल रहे हैं ना जनाब हमारे दिमाग के साथ, इनके जरिए होता क्या है? इनके जरिए जनाब हमारा मतलब और मकसद ये होता है कि ये जो सारे के सारे मरकले हैं, नंबर वन परसेप्शन समझना, नंबर टू मेमोरी याद दहानी, और नंबर थ्री थिंकिंग यानी याद सोच। पहले हम बात सुनेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम याद करेंगे कि कहाँ हमने ये बात सुनी थी, फिर हम सोचेंगे इसका मतलब क्या है। अगर वी डू फ्यू थिंग्स,
हम चंद ही चीजें करते हैं लेकिन अक्सर औकात आसानी के साथ ही कर लेते हैं, जैसे बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे कंसीडरेबल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को, उस प्रोसेसिंग, उस मरहले को, उस सारे ज़ाब्ते को जो हमारे दिमाग में मौजूद है उसको काबिल फहम करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर हम सुनेंगे, और सुनने और बोलने के मरहले के साथ हम फिर समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे जो कि बोला जा रहा है। ड्यूरिंग दोज एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज के दरमियान डेविड कॉरोल ने ये 2008 में सारे का सारा आपको डेफिनेशन दिया, जहां तक, क्योंकि यहाँ कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है तो ये पैराग्राफ ही डेविड कॉरोल के खाते में गया। अब हिस्ट्री देखते हैं, साइकोलिंग्विस्टिक्स की हिस्ट्री क्या थी जनाब। ये एक सेपरेट ब्रांच है और स्टडी के साथ इसको शामिल कर दिया गया था 1950 और 1960 की दहाइयों के दौरान में। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो चॉम्स्कियन रेवोल्यूशन, वो जो नॉम चॉम्स्की है ना, जो उसकी बात हो रही है, चॉम्स्कियन रेवोल्यूशन आ गया। नॉम चॉम्स्की ने जो हमारी दो मेजर कॉन्सेप्ट्स दिए थे, परसेप्शन और डिस्क्रिप्शंस वाले, और इसके बाद वो लैंग और पेरोल से जो मिलता जुलता उसका था डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, ये वो बात कर रहे हैं। ये जनाब यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के रेवोल्यूशंस आए थे जब नॉम चॉम्स्की ने दिए थे। फिर साइकोलिंग्विस्टिक का इरादा क्या होता है, ये समझना चाहती है उस सारी की सारी तारीख को जो कि शुरू में भी थी और साथ ही चॉम्स्कियन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में जो आई, यानी 1950 से 1960 के दौरानिये में जो चॉम्स्की ने कहे उनके बारे में। याद है चॉम्स्की ने क्या कहा था? चॉम्स्की ने कहा था, आप कहते हो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ जुमले को काबिल फहम भी होना चाहिए। हमारी साइकोलिंग्विस्टिक को समझना चाहिए कि जनाब शेर ने बंदे को नहीं मारा, बंदे ने शेर को शिकार करके मारा है। ये चॉम्स्कियन रेवोल्यूशन था। अब ये जो सारी की सारी हिस्ट्री हमें क्या तशरीहात देती है, वो साइकोलिंग्विस्टिक को एक्चुअली कहती है कि गोज बैक टू द एंड। अब जाओ पीछे, मजीद पीछे जाओ, 18th सेंचुरी के एंड पे चले जाओ, क्योंकि ये 20वीं सदी की बात हो रही है ना। वो कहता है 18th सेंचुरी के एंड में चले जाओ। फिर वहां पर किताबें क्या बताती हैं आपको, फैसिनेटिंग हिस्ट्री बताती हैं उन डॉक्टर्स की, उन पेडियागोगियज की, जो कि ये डॉक्टर्स हैं, ये पेडियागोगियज हैं, ये भी शोबा है उसका, पेडियोलॉजिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट, ये जो सारे इनके नाम होते हैं। लिंग्विस्टिक्स की हिस्ट्री देखो, यहाँ पर आपको साइकोलिंग्विस्टिक्स भी नजर आते हैं जो कि साइकोलॉजिस्टिक्स कहलाते थे उस जमाने में। इन्होंने कुछ असूल बनाए, डॉक्टरों ने और पेडियागोगियज ने और लिंग्विस्टिक्स ने, साइकोलॉजिस्टिक्स ने, ये सारे मिल गए, फिर यहाँ से लिंग्विस्टिक की बुनियाद पड़ी थी। इवन लैंग्वेज का तो कोई शोबा होता ही नहीं था ना, ये तो उसने बताया कि 18वीं में निकला था, फिर भी 100 साल दब गया, फिर पिछले 100 साल पहले इसमें उभार आया, लोगों ने फिर इसकी तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। इन सारों ने मिल के एक तशरीह बनाई और इसके असूल किरदार किए, तैयार किए। विलियम लेविट की बात करते हैं 2013 में, ये अभी के पीछे चले जाएं, कोई 8-9 साल पीछे चले जाएं, 2022 में बैठे हैं तो 2013 तक चले जाते हैं पीछे, वो विलियम लेविट भी चले गए। साइकोलिंग्विस्टिक को उसने कहा कि 4 हिस्ट्री की इसकी जड़ें मुझे नजर आई हैं। इस बंदे ने जब तहकीक कर दी तो उसने कहा बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हो गया था, इसको मिला दिया गया था, मर्ज्ड कर दिया गया था। किसके साथ? इनके साथ, डॉक्टर्स के साथ और पेडियागोगियोजिस्ट के साथ, लिंग्विस्टिक्स के साथ और सोशियोलॉजिस्ट्स के साथ। इन सारों ने आके इसे लैंग्वेज में मर्ज कर दिया। यहाँ पर ये लैंग्वेज के डॉक्टर भी शामिल थे। इसने कहा जब ये मर्ज हो गई ना तो बाय देन उसके बाद क्या हुआ, इसके जो असूल थे ना, वो जिनको हम कहा करते थे साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज जिसे हम कहा करते थे, वो भी एस्टैब्लिश्ड हो गए जनाब, वो भी तैयार होना शुरू हो गए। और जो चारों की चारों जड़ें जारी रही, यानी वो जड़ तो बुनियाद बन गई उसकी, लेकिन वो बुनियाद वहां रुकी नहीं, मजीद उसने कॉन्टिन्यूटी अख्तियार की और 20वीं सदी में आकर क्वाइट डाइवर्जेंट फ्रेमवर्क बन गया उसका। यानी उसकी 4 वो जिसे डाइवर्जेंट, उसकी सिमतें मुख्तलिफ हो गई, कोई मशरिक गया, कोई मगरिब गया, कोई शिमाल गया, कोई जनूब गया, तो इसकी डाइवर्जन हो गई। अब ये जो 4 रूट्स हैं इनको देखते हैं। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स है, बड़ी मुसाबका जुबान आ जाती है यहाँ पर, और उठाती कौन से मसाइल हैं जो कि सोशियोलॉजिकल ओरिजिन्स में होते हैं, लैंग्वेज के असल में जो होते हैं मसले, उन मसलों को कौन उठाते हैं, ये जो जड़ें हैं ना उसकी, वो उठाते हैं। और सबसे पहली वाली उसकी जड़ कौन सी है? कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। और इसके बाद सेकंड जड़ है उसकी जिसका नाम है स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन ब्रेन। पहली कौन सी थी?
उसका मुसाबका करना, इसका साइकोलॉजी का मुसाबका करना जुबान की इब्तिदा के साथ और उन मसाइल को उठाना जो कि हमें इब्तिदा में पेश आते हैं। लेकिन दूसरे में उसने कहा जुबान की तालीम करनी है, लेकिन उस जड़ में आप बात करेंगे ब्रेन की। और थर्ड रूट उसकी कौन सी है, डायरी अप्रोच टू द चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर वो डायरी बन रही है जो माएँ बच्चों की याद दहानी के लिए लिखा करती थी। आप और मैं अपनी डायरियां लिख लिया करते थे, आज ये बात हुई लिख लो। तो ये नंबर 1 जो थी कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स थी, नंबर 2 जो हमारी थी स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन ब्रेन, और नंबर 3 द डायरी अप्रोच। ये आपने चारों सिमतें बनानी है, बेशक ऊपर साइको लिंग्विस्टिक लिख के तो इसकी यूं 4 जड़ें बना दें, ठीक है, ये आपकी डायग्राम खुद तैयार हो जाती है। फोर्थ रूट की तरफ चले जाते हैं तो ये है एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी अप्रोच। लेबोरेटरीज वही होती है ना जो लेबोरेटरीज होती हैं जहां पर तजर्बात होते हैं। यहाँ पर तजर्बाती जो लेबोरेटरीज बनाई गई हैं उनके जो नुक्ता नजर हैं वो बताए जाते हैं स्पीच के मामले में और लैंग्वेज के मराहिल के मामले में। अब प्राइमरी जो प्रोसेसेस चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के, यहाँ पर तहकीकात हो रही है साइकोलिंग्विस्टिक की, ये जड़ें नहीं है, जड़ें यहाँ पर हैं, ये चारों जड़ों की डायग्राम आपने खुद निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर जनाब कुछ तहकीकात चल रही है। नंबर 1 है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, हम जुबान को कैसे समझते हैं। नंबर 2 है लैंग्वेज प्रोडक्शन, ये A, B और C, D के नाम से, फिर लैंग्वेज एक्विजिशंस के नाम से, और इसके बाद जनाब इसके सेंट्रल थीम आ गए। तो नंबर 4 कहाँ पर गया, नंबर 4 फिर इसका यही है, यही नंबर 4 है इसका सेंट्रल थीम जो लिंग्विस्टिक्स के हैं। यहाँ पर वैसे उसने डी डाला नहीं है, मैंने इसीलिए इसको देखा कि मैं इसकी लेंथ देखना चाह रही थी असल में कि मैं इसको कितना कवर करूं और फिर मैं वीडियो क्लोज करूं। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो है ये अंडरस्टैंडिंग करती है उन लोगों के बारे में जो कि कहते हैं और लिखते हैं कि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन यानी लैंग्वेज को समझना बड़ा ही पेचीदगी का मामला है देन इट माइट एट द फर्स्ट अपीयर। जब जुबान हमारे सामने पहली दफा आती है तो हम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि उसमें पेचीदगियां होती हैं। इसके साथ लैंग्वेज को समझने के लिए क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वैरायटीज उसमें पाई जाती हैं हमारी एबिलिटीज की, हमारी महारतों की और उन मराहिल की जो कि इल्म के हमारे पास होते हैं। यानी जाहिर आप अपनी महारत, अपनी एबिलिटी और अपनी स्किल के मुताबिक जुबान को समझेंगे जो बोली जा रही है। अब यहाँ पर डिस्पोजिशन क्या बन रहा है, यहाँ पर जब उसकी डी वैल्यू हो रही है तो ये जो यूज हो रहा है ना, जो आपको खींच के लेके जा रहा है किस तरफ, मीनिंग की तरफ, जो कि बोले गए हैं या लिखे गए हैं या साइंड लैंग्वेज आपको दिखाई गई है, कुछ निशानात बनाए गए हैं, आप इन सबको क्या करते हैं, कंप्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। समझेंगे कैसे, आप अपनी एबिलिटी के मुताबिक समझेंगे, बच्चा अपनी एबिलिटी के मुताबिक समझेगा, बड़ा अपने तजुर्बे के मुताबिक समझेगा। तो यहाँ पे हर बंदे की अपनी ही समझने की सलाहियत होती है। कंप्रीहेंशन जो होता है वो मेनली थॉट होती है, वो सोच होती है। देखिए बच्चे की सोच तो छोटी होती है ना, वो सोच होती है जो कि पाई जाती है इन द वर्निक्स एरिया ऑफ द ब्रेन। अब ये वर्निकी एक एरिया की तस्वीर है, ये अब मुझे तस्वीर नजर आती है तो मैं आपको भेजती हूँ। वर्निकी एरिया को निकाल के रखें, हमारे दिमाग की एक तस्वीर बनी हुई है जिसके उसने 2 पोर्शन कर दिए हैं। एक है आपका वर्निकी एरिया, दूसरा एरिया में आता है तो आपको बताती हूँ कौन सा है। वर्निकी एरिया के अंदर कुछ हमारी सोचें पड़ी होती हैं और ये जो सोचें वहां पर रह जाती हैं इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब, ठीक हो गया, लेफ्ट साइड पे होता है आपका वर्निकी एरिया, ठीक है। W से वो वर्ड और L से लेफ्ट याद रखिएगा। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो है बड़ा ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है और यहाँ पर जनाब बहुत हमें बाजुकात ऐसा भी होता है कि हमें कुछ कोशिश नहीं भी करनी पड़ती, इंसान आसानी से कुछ कम्प्लेक्सिटीज को, कुछ पेचीदगियों को समझ भी लेता है, फिर वो तरक्की कर लेता है, फिर उसका ब्रेन इन चीजों को डेवलप करता है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने अंदर समो ले किसको, कुछ जेस्चर्स के इस्तेमालात को भी, कुछ हाथ के इशारे भी हमें बता देते हैं, आंख के इशारे भी हमें बता देते हैं, तो हम बगैर एफर्टलेसली यानी जुबान के इस्तेमाल के बगैर ही हमने बात पहुंचा दी। ये वर्निकी एरिया ने आपको क्या किया, वर्निकी एरिया ने आपको सोचने पर मजबूर किया है। अब कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर आप सोचने पर मजबूर नहीं हुए हैं, दो इट इज अननोन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि हाउ अर्ली कंप्रीहेंशन इज फुल डेवलप्ड इन द चाइल्ड, किस वक्त बच्चे को सही बात समझ में आती है, जेस्चर समझ में आते हैं। जैसे हम कहते हैं आओ, हाथ के इशारा करते हैं आओ, और जाओ से बाजू का हाथ के इशारा करते हैं जाओ, तो ये हमारे जेस्चर्स होते हैं ना बच्चे को। अब बिल्कुल ही वो जो छिले का बच्चा उसे तो हमारे जेस्चर समझ नहीं आने वाले ना, जो 40 दिन का भी नहीं हुआ, तो बच्चे की उम्र भी तो देखनी पड़ेगी ना, उसकी डेवलपमेंट कितनी है, कंप्रीहेंशन करने के काबिल भी है कि नहीं। तो लिहाजा बिला शक व शुबे के इस्तेमाल जो हम कर लेते हैं समझने के लिए लैंग्वेज जो हमारे इर्द गिर्द होती है, सबसे पहले हमने इर्द गिर्द की लैंग्वेज को समझना है और वर्निकी एरिया को निकाल के रखे, मैंने आपको डायग्राम इसकी भेजनी है। लैंग्वेज प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं तो
लैंग्वेज प्रोडक्शन क्या करती है, ये अब आपने पेश करनी है, अब आपने बोलना है, ये स्पोकन है जनाब और रिटन भी है, लिखी हुई भी किसी के सामने पेश होएगी और बोली हुई भी पेश होएगी, लेकिन यहाँ पर आपके बॉडी जेस्चर से और यहाँ पर आपकी थॉट थी, दो चीजें थी जहां पर जो आपकी समझने में मदद दे रही थी। अब पेश करने में भी दो चीजें मदद दे रही हैं, एक बोलना और एक लिखना। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये वो आपको मरहले बताते हैं, वो स्टेजेस बताते हैं जिनके अंदर कॉन्सेप्ट भी शामिल होता है, यानी नजरिया, ट्रांसलेटिंग उसका तर्जमा उस कॉन्सेप्ट की जो आपके सामने बोला गया है उस लिंग्विस्टिक की शक्ल में जो आपको दिया गया है, आपको उसको ट्रांसलेट भी करना है, उसको समझना भी है। अब प्रोडक्शन के भी कुछ स्टेजेस हैं जनाब, बेसिक इसके जो लोब्स हैं कुछ वो हम देखेंगे, इसके कहाँ कहाँ पर आके हमें हला नजर आते हैं, और ये लैंग्वेज जब क्रिएशन हो जाती है तो ये किन किन मराहिल पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, इनकोडिंग लिंग्विस्टिक्स, और इनकोडिंग के बाद इससे बताना है आपको कि इनकोडिंग के अंदर भी मोटर सिस्टम होता है। जब हम ज़ाब्ते तोड़ते हैं, ज़ाब्ते खोलते हैं, तो सबसे पहले तो हमें मोटर सिस्टम आना चाहिए ना, हमें लैंग्वेज के वो तमाम उसका मशीन के तरीक़ाकार का पता आना चाहिए। दूसरा, जब हम इनकोडिंग मैसेज करते हैं, जब जुबान की शक्ल को हम देखते हैं तो हमें जो मैसेज दिया गया, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं, क्या हम उसके ज़ाब्ते जिसे कहते हैं ना पहचान पा रहे हैं कि नहीं। इंटेंडेड मैसेज, जो मैसेज आया है क्या उस मैसेज को सही बंदे तक पहुंचाया गया, जो हमने उस मैसेज को उसको दिया, जिसको देने की नीयत थी, जिसको देने का इरादा था, कि उसी के पहुंचा, कि मैसेज बड़े का था हमने बच्चे को दे दिया, बच्चे का था बड़े को दे दिया। ये शब्द हमने लिंग्विस्टिक देते वक्त इनकोडिंग करनी है। आगे क्या करना है, साउंड, आवाजें जो कि स्पीकर की तरफ से उसके मुंह से आई और कान तक गई। दूसरा है ऑडिटरी सिस्टम। सो एक था मोटर सिस्टम और दूसरा है ऑडिटरी सिस्टम। ये दोनों वही आ जाते हैं, वो एक्विजिशन में नहीं उसने आपको बनाया, एक तरफ से होंठ बनाए हुए हैं, होंठों से आवाज निकल रही है तो फिर ये वेव्स बन रही है, और दूसरी तरफ ऐसे कान बना हुआ है, ये आपका ऑडिटरी सिस्टम है जिसमें आवाज जा रही है। तो ये आपका मोटर सिस्टम है। मुंह आपका मोटर सिस्टम ही बन गया ना, जिसके अंदर आपका लिप्स भी है, दांत भी है, नाक भी है, वो कैविटीज है, सारा कुछ है, ये मोटर सिस्टम है आपका। तो ये दोनों आपको काम करते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जुबान को पेश करने के लिए। लैंग्वेज को जनाब आपने एक्विजिशन कैसे करना है, एक्विजिशन आपने हासिल कैसे करना है। लैंग्वेज जब आप एक्विजिशन करते हैं तो उसके भी मराहिल होते हैं, और इंसान जब एक्वायर करता है, जब उसके पास इतनी कैपेसिटी अहलियत आ जाती है कि वो अब समझ सकता है लैंग्वेज को, उन तमाम ज़ाब्तों को जो कि उसे समझने जरूरी है, तो इसी तरह से वो फिर प्रोड्यूस भी करता है, वो इस्तेमाल भी करता है अल्फाज को, वो सेंटेंसेस भी बनाता है और वो कम्युनिकेट भी करता है, फिर वो गुफ्तगू भी करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन से क्या करती है, वो हवाले देती है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन यानी किस कौन सी आपकी अपनी फर्स्ट जुबान है। इंग्लिश आपकी हमेशा से सेकंड जुबान रहेगी, आपकी उर्दू, आपकी पंजाबी, आपकी सिंधी, आपकी पश्तो, बलोच, जहां पर आप ताल्लुक रखते हैं वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। अभी अगर आपकी माँ अगर उर्दू है तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होगी। अब यहाँ पर चूंकि स्टडीज वो दिखाता है कि जो कि इन्फेंट्स यानी जो दूध पीते बच्चे होते हैं ना, उन्होंने क्या पढ़ा है, उन्होंने क्या हासिल किया है अपने नेटिव लैंग्वेज से, जो उनकी अपनी जाती आबाही इलाके की जुबान थी, इसमें भी डिस्टिंग्विश दिखाया जाता है, फर्क दिखाया जाता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का। फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने अपने घर से सीखी, सेकंड लैंग्वेज जो आपने मदरसे से सीखी, किताबों के जरिए सीखी, और वो आपको इंग्लिश ही सिखाते हैं, इंग्लिश के सिलेबस में पढ़ा के। फिर वो डील क्या करते हैं, ये जो सारी की सारी एक्विजिशन होती हैं ये बच्चों में और बड़ों में उनमें पहुंचती हैं, ये वो हासिल करते हैं इनको, और एडिशनल लैंग्वेजेस भी सीख लेते हैं। बाजुकात आप फारसी भी सीख लेते हैं, बाजुकात आपको अरबी की बुक भी लगा दी जाती है। और लैंग्वेज एक्विजिशन वो क्या करती है, वो एक स्ट्रेन्ड साइकोलिंग्विस्टिक्स है, एक ऐसी तह चल रही है, एक ऐसी लड़ी चल रही है जो कि आपके साथ नफ्सियाती जुबान को भी डिस्कस करने वाली है। और नफ्सियाती जुबान में ही हम देख रहे हैं कि जुबान को कैसे समझा, कैसे बोला और कैसे इसको हासिल किया। सारी के सारी जो हमने आपको बताया जनाब कि हाउ पीपल लर्न टू स्पीक, कैसे सीखते हैं, उनके मेंटल प्रोसेस कौन कौन से इसमें शामिल हो जाते हैं। सेंट्रल थीम आखिर है क्या साइकोलिंग्विस्टिक का, इस नफ्सियाती जुबान का मकसद क्या है। इसका मकसद ये जनाब तहकीकात करे नॉलेज की जो कि जुबान के अंदर जरूरत है हमारे लिए और हमारे इस्तेमाल के लिए। लिहाजा दो उन्होंने तरीके बता दिए आपको इस तालीम को तहकीक करने के लिए। साइकोलिंग्विस्टिक को तहकीक करनी है तो आपको दो तरीके आने चाहिए। द इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, आपको इतने की नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की कि जनाब आप उसको समझ सकें, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी जो कारकर्दगी जो आपके सामने अगर कोई कर रहा है, समथिंग अगर कुछ हो रही है, विदाउट अवेयरनेस ऑफ द फुल रोज, अगरचा कि आप कोई कायदो इंशा के मुकम्मल ज़ाब्ते नहीं जानते, जैसे कुरान आपको आता है ना, आपने छोटी सी वो एक क्या होता है जसरना कुरान पढ़ लिया, तो आपने बेशक मुकम्मल उसकी अवेयरनेस नहीं ली, उसके रूल्स नहीं लिए, तशरीह नहीं की, तर्जमा नहीं किया, बस डीलिंग कर लिया उसको परफॉर्म करने के लिए, समझने की, तो आपने एक्सप्लिसिट
कंप्लीट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हासिल कर ली। इसके बाद अगर आपके पास और महारत चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे मैकेनिज्म इन परफॉर्मिंग दैट थिंग्स। आप देखेंगे कि इसके मैकेनिज्म, इसकी तकनीकी निज़ाम क्या है, शब्द का क्या मतलब है, जिस्म का क्या मतलब है, पेश का क्या मतलब है। इवन परफेक्ट हमें करने के लिए हमें इसकी तशरीह और तर्जुमे करने पड़ते हैं। इंग्लिश में हम यही देखेंगे कि ये डी के साथ जी आया है तो साइलेंट हो गया है, अगर ई एंड पे आया है तो इसमें कोई आवाज नहीं आनी है हमेशा से ही। ऐसे अगर टी एच इकट्ठा आ गया तो थ का साउंड आ गया। यहाँ पर हमने इंग्लिश में ये समझना होता है। साइकोलिंग्विस्टिक्स आपके सामने कुछ इंकशाफात कर रही है, वो क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस बता रही है आपको, जिसमें आप क्या करते हैं, समझते हैं, याद दहानी करते हैं, फिर सोचते हैं और फिर सीखते हैं। ये अपना साइकोलिंग्विस्टिक का कॉग्निटिव प्रोसेस रखें। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस, और कॉग्निटिव प्रोसेस के बाद ये 4 शाखें निकालेंगे और अपनी एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे परसेप्शन डालेंगे, मेमोरी डालेंगे, थिंकिंग डालेंगे और लर्निंग डालेंगे। कुछ डायग्राम्स आपने खुद भी बनानी होती हैं। अब यहाँ पर जनाब आपने क्या करना है, ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंग्वेज का आपको समझ आ गया है। मिसाल के तौर पर हाउ डू वी अंडरस्टैंड अ लेक्चर, हम लेक्चर कैसे समझते हैं, किताब कैसे पढ़ते हैं और कन्वर्सेशन को कैसे समझते हैं। अब टास्क अगर आपको दिया जाता है, कुछ काम दे दिया जाए साइकोलिंग्विस्टिक, तो हमारे विलियम ओ ग्रैड क्या कहते हैं, ये 2001 की बात है, वहां पर उन्होंने ये टास्क हमें दिया कि इस तालीम को हासिल करने के लिए आपको ये 2 काम करने पड़ेंगे। हाउ वर्ड मीनिंग्स, सेंटेंसेस, किस तरह वर्ड के मीनिंग, सेंटेंसेस के मीनिंग, याद है आपको बच्चों को बुक्स में करवाए जाते हैं, वर्ड्स मीनिंग करवाए जाते हैं, वर्ड्स सेंटेंसेस करवाए जाते हैं। डिस्कोर्स मीनिंग में आपको कंप्रीहेंशन दे दिया जाता है। कंप्यूटेड होते हैं, जब कंप्यूटर में इनको डाल दिया जाता है, रिप्रेजेंट क्या करते हैं माइंड को, तो कंप्यूटर को सिखा दिया जाता है, पहले उनको फीड कर दिया जाता है, तो आपके माइंड में भी ये चीजें फीड कर दी जाती हैं। बाज़ औक़ात बचपन में कुछ ऐसे अल्फाज मीनिंग होते हैं जो आपको कभी नहीं भूलते, हमेशा याद रहते हैं, जैसे निजात, छुटकारा, मुझे अभी तक याद है हालांकि ये वो अल्फाज के मीनिंग हमें बताए गए थे। हाउ कम्प्लेक्स वर्ड्स, कितने पेचीदा वर्ड्स होते हैं, और सेंटेंसेस जो इनको आपस में जोड़ते हैं, ज़ाहिर अल्फाज को मिलके ही जुमले बनते हैं। जब हम जुबान इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह इनको ब्रोकन डाउन किया जाता है, कैसे उनको निकाला जाता है। जब आपको कहा जाता है फाइल निकालें, फेल निकालें और इसमें से मफूल निकालें, यानी सब्जेक्ट निकालें, नाउन निकालें, प्रोनाउन निकालें, प्रीपोजिशंस निकालें, कैसे आप इनको ब्रोक डाउन करते हैं। और उनके कॉन्स्टिट्यूंट जो उनके सारे के सारे आइन बने होते हैं, वो तैयार की होती हैं, वो सारे के सारे अवामिल जो सुनने में और पढ़ने में शामिल होते हैं, आप उनको ब्रोकन डाउन भी करने के काबिल हो जाते हैं। लिहाजा इन शॉर्ट लिंग्विस्टिक आपको साइकोलिंग्विस्टिक की तलाश क्या है कि समझ दे दी आपको हाउ लैंग्वेज इज डन। ये आपका मेन प्रॉफिट है, टॉपिक है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो बनी है। और आम के तौर पर आपको ये बताया जाता है कि क्या रिवील्ड करती है, ये मैनी कॉन्सेप्ट्स आपको बता देती है और एनालिसिस तजज़िया भी कर देती है, साउंड स्ट्रक्चर्स के भी तजज़िया करती है, वर्ड स्ट्रक्चर्स के भी तजज़िया करती है। अंडरलाइन करें विच थिंग्स आर इन द एनालिसिस ऑफ द साइकोलिंग्विस्टिक्स, साउंड स्ट्रक्चर, वर्ड स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। पहले आवाज फिर वर्ड एट, बैट, कैट और फिर सेंटेंसेस, इट इज अ कैट, इट इज अ रैट, इट इज अ मैट। ये सब कुछ आपको यानी एनालिसिस में बताया जाता है। और फिर ये सारे के सारे एक किरदार अदा करते हैं जुबान के इस प्रोसेसिंग में, जुबान के तैयार होने में। लिहाजा अगर हम लैंग्वेज का ये सारे का सारा खाता देख लेते हैं तो हमें सारे मराहिल का पता लग जाता है कि कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लैंग्वेज जो है उसके कॉन्सेप्ट किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके अनासिर हमारे ह्यूमन प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और इंसान जो है इस काबिल हो रहे हैं कि जुबान के पेश करने को और उसके समझने को, उसके प्रोडक्शन और कंप्रीहेंशन को हम आसानी से समझ सकते हैं। चलें जमाल नेक्स्ट पे करते हैं अब।